चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन डिस्कशन। इस पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपके पास 3-4 पोर्शंस है। फर्स्ट हमारे पास जो सेक्शन बनता है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड नस्ट इक्वेशन। तो आपको पहला सेक्शन में जो क्वेश्चंस आपके सामने रखा जाएगा वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और नस्ट इक्वेशन पे बेस्ड होगा। थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद हम लोग के पास आएगा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, जिसमें कोलरॉचेस लॉ है, कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टेंस है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, इन सब के बारे में डिस्कशन है। और थर्ड पोर्शन दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेस का लॉ। ये सब हम लोगों को एक एक करके इसके अंदर उसी पे बेस्ट लगभग 70-80 क्वेश्चंस का ये पूरा सेट है, हम लोगों को उसको डिस्कस करना है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंस उस आंसर तक पहुंचने के मेथड को आप दीजिएगा। प्रोसेस जो आपको सिखाने का कोशिश किया जा रहा है वो दीजिएगा। आंसर ए है, बी है, सी है, डी है, इससे हमको कोई ज्यादा मतलब है नहीं। आपको उस प्रोसेस को समझना है जो आपके सामने रखा जा रहा है कि हाँ, कोई क्वेश्चन पढ़ के आप आंसर तक पहुंचने का बीच का जर्नी जो होता है वो आप कैसे तय करते हैं। क्वेश्चन से स्टार्ट करके आंसर तक पहुंचना, बीच में कौन कौन सा तरीका, किस किस तरह से मेथड्स इंप्लीमेंट होगा, कहाँ कैसे चलना है, आप इस पे ध्यान दें। आप इंड रिजल्ट को केवल ध्यान में मत रखें। हाँ, किसका आंसर बी है, इसका आंसर सी है, उससे कोई मतलब नहीं है, वो 5% वैल्यू नहीं रखता। प्रोसेस सब कुछ है कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चन को बनाते कैसे, यही एकदम सिंपल। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को पकड़ते कैसे है कि इसमें क्या क्या कंसेप्ट लगेगा, आपको मेनली इसी के ऊपर ध्यान देना है। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में उसका है ना सॉल्यूशन समझने का कोशिश कीजिए, कॉपी पे अच्छे से नोट्स बनाइए, और जहां तक हो सके बिना समझे कोई क्वेश्चन आगे ना बढ़े। अगर जरूरत पड़ता है वीडियो को पॉज करें, जरूरत पड़ता है वीडियो को रिवाइंड करें, और हर चीज को समझ के ही आगे बढ़े। जैसे जैसे पीछे वाला आप समझते जाएंगे वैसे वैसे आगे क्या चीज है ना आपके लिए आसान होते जाएगा। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं इस छोटे से क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपसे पूछा गया है कि जिंक सॉलिड है प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस है। ये जिंक प्लस 2 और कॉपर सॉलिड में बनता है। ये जो हमारा रेडॉक्स रिएक्शन है वो किस तरह के सेल में यूज होता है। तो एकदम बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है। जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर आप जिंक को देख रहे हैं तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, और यही रेडॉक्स रिएक्शन गैल्वेनिक सेल में भी काम आता है, उसी को हम लोग डेनियल सेल में भी यूज करते हैं, और वोल्टिक सेल, ये तीनों जगह काम आता है। सो आप ऐसे समझिए कि ये तीनों का तीनों जगह काम आने वाला रिएक्शन है। जिंक का ऑक्सीडेशन, जिंक का ऑक्सीडेशन जो बनाता है एनोड, ये एनोड बनाता है। फिर कॉपर का रिडक्शन, और ये जो कॉपर का रिडक्शन है वो बनाता है कैथोड। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये हमारे गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल और वोल्टिक सेल, ये सब जगह काम आता है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, what happens when applied external opposite potential in a Daniell cell reaches to 1.1 volt। थोड़ा इस मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। जो हमारे डैनियल सेल है ना, जब आप डैनियल सेल का बात करते हैं तो इसका खुद का ई नॉट सेल, जिसमें आप ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का लेते हैं और उसके साथ ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल आप कॉपर का यूज करते हैं। जब आप इन दोनों को जोड़ते हैं देन इट कम्स टू बी 1.1 वोल्ट। ये डैनियल सेल का खुद का अपना स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल है 1.1 वोल्ट। 1.1 वोल्ट डैनियल सेल का खुद का अपना स्टैंडर्ड पोटेंशियल है। एक तरह से बोलो ना तो कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ईएमएफ ऑफ सेल उसके दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, और वही पोटेंशियल का डिफरेंस हम लोग आउटपुट की तरह यूज करते हैं अपने काम के लिए। आउटपुट की तरह यूज करते हैं अपने काम के लिए, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, उसी पोटेंशियल डिफरेंस के बीच करंट फ्लो करता है, और उसी करंट से हम लोग बल्ब जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, जो जलाना होगा करते हैं।
ये सेल। तो डैनियल सेल का ये जो ईएमएफ ऑफ सेल है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, वो 1.1 वोल्ट होता है। अब जरा गौर करना, थोड़ा समझना। इसमें जनरली जो हमारा जिंक है वो काम करता है एनोड की तरह। जिंक एनोड है, इस पे ऑक्सीडेशन होता है और ये निगेटिव इलेक्ट्रोड है। और जो कॉपर है वो काम करता है कैथोड की तरह, इस पे रिडक्शन होना है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो इस अरेंजमेंट में ऊपर में हम एक अलग से पोटेंशियल वाला एक अरेंजमेंट लेके रखे। ये देखिए, जहां हम डॉट दिखाने, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते ताकि सब चीजें ना अच्छे से दिखाई दे। हाँ, इसको देखो ध्यान से। ऊपर वाले पोर्शन पे सबको ध्यान दो। ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है। अगर हम एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई बात नहीं करेंगे, पहले हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या क्या होता है? तो जिंक होता है एनोड, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, निगेटिव चार्ज होता है। कॉपर कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन हमारे जिंक से निकलता है, इलेक्ट्रॉन जिंक से निकलता है, कॉपर की तरफ जाता है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो कन्वेंशनल करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, कन्वेंशनल करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, तो जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है और कॉपर से जिंक की तरफ करंट आता है, और इन दोनों के बीच का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1.1 वोल्ट होता है। चलिए, बहुत अच्छा, ये चीज आपके पास है। अब जब आप बाहर से कोई पोटेंशियल अप्लाई कर दे, इसको कहते हैं एक्सटर्नल पोटेंशियल। एक्सटर्नल पोटेंशियल, ये मान लो एक्सटर्नल वोल्टेज है, ई एक्सटर्नल है। अगर आपका ई एक्सटर्नल, अगर आपका बाहर से अप्लाइड पोटेंशियल ई एक्सटर्नल एग्जैक्टली 1.1 वोल्ट हो, जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था, तो पता है फर्दर किसी भी तरह का सेल रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि बैटरी, कहने का मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिंक और कॉपर वाला सेल, उसका पोटेंशियल 1.1 है। और उसको अपोज करने के लिए, ऊपर वाला अपोज करने के लिए, सर कैसे? गौर करो, ऊपर वाला चाहता है कि करंट है ना उल्टा घूमे। ऊपर वाला चाहता है करंट जिंक से कॉपर की तरफ जाए, और हमारा सेल चाहता है कॉपर से जिंक की तरफ करंट जाए। एक्सटर्नल पोटेंशियल चाहता है उल्टा, अपोजिंग पोटेंशियल उसका नाम ही है एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल। एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल वर्ड समझना। ई एक्स जो है, जो ऊपर में आपको ये एक्सटर्नल दिखाई दे रहा है, ये अपोजिंग पोटेंशियल है, ये अपोजिंग पोटेंशियल है। अगर ये अपोजिंग पोटेंशियल है, तो ये सेल जिस डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराता है, सेल चाहता है क्या? कॉपर से जिंक की तरफ करंट फ्लो करे। तो अपोजिंग पोटेंशियल उसके उल्टे डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराना चाहता है। हम यहां पे 3 केस लिखते हैं, समझिएगा, थोड़ा यहां जगह कम है, चलिए राइट में काम करते हैं। अगर यहां पर जो हमारा ई एक्सटर्नल है वो अगर 1.1 वोल्ट के बराबर है, तो याद रखना कि सेल में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर हमारा ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट से ज्यादा है, तो करंट उल्टा फ्लो करेगा, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन बोलो तो, अपोजिट डायरेक्शन बोलो तो जिंक से कॉपर की तरफ करंट जाएगा। और वही एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल अगर 1.1 वोल्ट से कम है, तो करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में करंट किधर से किधर होता है? कैथोड से एनोड की तरफ, कॉपर से जिंक की तरफ। तो आप 3 डाटा पे एकदम जोर दे के रखे, समझने का कोशिश करें। अगर आपका एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल का वैल्यू एग्जैक्टली 1.1 वोल्ट ही हो जाए, तो सर्किट में फ्लो करने वाले करंट का वैल्यू घट के 0 हो जाएगा।
अगर वो एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो तो करंट का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिंक से कॉपर की तरफ होगा, क्योंकि कन्वेंशनल करंट हम लोग का कॉपर से जिंक की तरफ फ्लो करता है। अगर ई एक्सटर्नल जो अपोजिंग पोटेंशियल है वो अगर 1.1 वोल्ट से कम होगा तो वैसे केस में करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो करता रहेगा जैसा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता है, मतलब कॉपर से जिंक की तरफ। ठीक है, आई होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है। ये हमारा सेल है जिसमें जिंक एनोड है, ऑक्सीडेशन होगा, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है, कॉपर कैथोड है, रिडक्शन होगा और वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ, जिंक से कॉपर की तरफ। कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन कैथोड से एनोड की तरफ, कॉपर से जिंक की तरफ होता है। ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, डैनियल सेल है। लेकिन अगर ऊपर से हम एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल अप्लाई कर दे तो उसके अलग अलग वैल्यू पे मेरा ये सर्किट अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा। अगर एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल एग्जैक्टली 1.1 वोल्ट है तो सर्किट में फ्लो करने वाले करंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ज्यादा है तो करंट उल्टा घूमेगा। कन्वेंशनल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में करंट कैथोड से एनोड होता है, कॉपर से जिंक होता है, तो यहां करंट उल्टा घूमेगा, मतलब जिंक से कॉपर की तरफ जाएगा। अगर एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से कम है तो करंट का डायरेक्शन सेम रहेगा, जैसा कि पहले एनोड से सॉरी कैथोड से एनोड था, कॉपर से जिंक था, वैसे बाद में भी कॉपर से जिंक ही की तरफ रहेगा। ठीक है, ये रहा तुम्हारे सामने पहला पार्ट डिस्कशन का, बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे इसको थोड़ा छोटा कर ले, फिर अपने काम पे लौटे। तो चलिए ऊपर अपने क्वेश्चन का आंसर भी थोड़ा देख लेते हैं। What happened when applied external opposing potential in Daniel cell reaches to 1.1 volt? Reaches to 1.1 volt. Chemical reaction stops. यही सही है, केमिकल रिएक्शन रुक जाएगा, वहां फ्लो करने वाले करंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, देयर इज नो करंट, केमिकल रिएक्शन रुक जाएगा। बी ऑप्शन में करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो तो हमेशा ऐसे ही होता है। ठीक है, करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द सेल बिहेव्स लाइक एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, तो हम लोगों का जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वही तुम्हारा होगा। कुछ रिएक्शन तो होगा नहीं, कोई रिएक्शन, कोई करंट नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, व्हेन एन एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल इज ग्रेटर देन, मतलब जो हम अभी सिखा चुके हैं, एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट इज अप्लाइड। ठीक है, तो उस समय क्या होगा? इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम कॉपर टू जिंक इलेक्ट्रोड। देखो भाई, एकदम हम लोग अभी सीखे थे कि करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा कहने का मतलब करंट जिंक से कॉपर की तरफ जाएगा। अच्छा, अगर करंट जिंक से कॉपर की तरफ जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन कॉपर से जिंक की तरफ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम कॉपर इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक गेट डिपॉजिटेड एट द जिंक इलेक्ट्रोड ना, ऐसा कुछ नहीं होगा, ए ऑप्शन इज देयर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा कॉपर से जिंक की तरफ, या यू कहो करंट फ्लो करेगा जिंक से कॉपर की तरफ, या यू कहो कि करंट फ्लो करेगा जो कन्वेंशनल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में करंट का डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि आपका एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 वोल्ट से ज्यादा है। ठीक है, आई होप सो मेरी बात समझ में आ रही है, ऐसे अच्छी चलता है। क्वेश्चन नंबर 4, generally in a galvanic cell, electrochemical cell, galvanic cell, Daniell cell, voltic cell, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अच्छा, हम लोग अभी देखे थे ना कि एक एनोड था, जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़ने के लिए जिंक का नाम लिए थे, और फिर एक कैथोड था जो हम लोग पढ़ने के लिए कॉपर का नाम लिए थे। एनोड था जो नेगेटिव था, कैथोड था जो पॉजिटिव था। एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाता था और कन्वेंशनल करंट मेरा कैथोड से एनोड की तरफ आता था, ये करंट था।
सही है। तो गैल्वेनिक सेल में होता क्या, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड। क्या इलेक्ट्रॉन मेरा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रहा है? बिल्कुल नहीं। करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बिल्कुल सही है ना। करंट का डायरेक्शन देखो कैथोड से एनोड की तरफ है, कहने का मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एंड करंट फ्लोज इन सेम डायरेक्शन, गलत है, तो बी ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ गए? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, जो आप अभी बार बार पढ़ रहे थे उसी पे बेस्ट। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द करेक्ट सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग सेल इज। आप इस पर्टिकुलर रिएक्शन को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है, सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है। सेल रिप्रेजेंटेशन का एक सिंपल सा मेथड होता है, सेल रिप्रेजेंटेशन का एकदम सिंपल सा मेथड हम लोग पहले से पढ़ के रखे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ को लिखेंगे, फिर ये डबल स्लैश देंगे, और राइट हैंड साइड में हम लोग रिडक्शन हाफ को लिखेंगे। तो ऑक्सीडेशन हाफ को लिखने का सिंपल तरीका तो यही कहता है कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर को भी इस तरह से दिखाओ कि सामने देखने वाले को ऑक्सीडेशन पता चले, लेकिन ये जरूरी कंडीशन नहीं है। जहां सेटिस्फाइड होने लायक है वहां करेंगे। जैसे जिंक यहाँ सॉलिड है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ के जिंक +2 हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला मेरा ऑक्सीडेशन हाफ हुआ, और राइट हैंड साइड में मेरा सिल्वर था, वो था Ag+, और ये फिर फाइनली सिल्वर सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, रिडक्शन। तो सेल रिप्रेजेंटेशन में अगर आप जाएंगे तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट है। जिंक +2 एक्वस फॉर्म में है और सिल्वर प्लस भी एक्वस फॉर्म में है, तो सेल रिप्रेजेंटेशन में ए वाला सबसे अप्रोप्रिएट यहाँ पे सेल का रिप्रेजेंटेशन है। कोई भी सेल रिप्रेजेंटेशन में एक दो चीज आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो मेरा ऑक्सीडेशन हाफ को दिखाता है, और जो राइट हैंड साइड होता है वो मेरा रिडक्शन हाफ को दिखाता है। कभी कभी ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज और डिक्रीज आपको ये इंफॉर्मेशन देता है, कभी कभी ये ऑक्सीडेशन नंबर आपको धोखा भी देता है, लेकिन फिर भी आपको एक चीज पे पूरा भरोसा रखना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है वो ऑक्सीडेशन हाफ है, और राइट हैंड साइड वाला पार्ट रिडक्शन हाफ होता है। ठीक है, आपको एकदम ध्यान में रखना है। सो ए ऑप्शन इज परफेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, Ag/AgCl/KCl डबल स्लैश। अब ये देखो, यहां से यहां तक के पोर्शन को समझने का कोशिश करो, ठीक है। यहां से यहां तक का पोर्शन आप समझने का कोशिश करो। ये मेरे हिसाब से ऑक्सीडेशन हाफ है, और फिर यहां मेरे पास रिडक्शन हाफ है। ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ। अब इसको आप लिखना कैसे है ये थोड़ा हम सोच रहे हैं, उसी से रिलेटेड सेल रिएक्शन आपसे पूछा भी गया है। जस्ट देख रहे हैं थोड़ा कि कैसे चलेगा। ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ, द ओवरऑल सेल रिएक्शन इज, यहाँ सिल्वर इलेक्ट्रोड है, AgCl सॉलिड, ये अपने आप को कन्वर्ट किया है, AgCl सॉलिड ये अपने आप को कन्वर्ट किया है Ag+Cl-, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो हमारे पास Ag+ था, Ag, जो हमारे पास Ag था, जो हमारे पास Ag था वो अपने आप को कन्वर्ट किया है Ag+ में विथ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
Ag प्लस में विथ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है, ठीक है। इन दोनों को अगर आप ऐड करें, इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो आपका ये दोनों सिल्वर कैंसिल हो गया, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, और आपके पास ओवरऑल रिएक्शन हुआ AgCl जो सॉलिड है चेंजेस टू Ag प्लस एंड Cl माइनस। AgCl जो हम लोगों का सॉलिड है changes to Ag plus and Cl minus. So most appropriate C answer is there. Most appropriate C answer is there. ठीक है ना, C आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए थोड़ा। आगे निकलिए। 7 E नॉट सेल ऑफ द रिएक्शन इज। इस रिएक्शन का E नॉट सेल आपको बताना है। रिएक्शन को गौर से देखिए। पहले तो हम आपको E नॉट सेल का जो जनरल फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया बैचेस में वो लिख दे। E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड लेना है, और इसमें E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड को ऐड करना है। तो देखिए जरा आप गौर से क्वेश्चन को देखने का कोशिश कीजिए, क्वेश्चन को गौर से देखिए। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज है, तो ये मेरा ऑक्सीडेशन हाफ है, और कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज है, तो ये मेरा रिडक्शन हाफ है। तो हम लोगों को जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना होगा, मतलब हम लोगों को यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना होगा, और उसके साथ कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जोड़ना होगा, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जोड़ना होगा। अब देखो जरा डाटा को देखो, जो डाटा अवेलेबल है उस डाटा को देखो ध्यान से। यहां पे जो डाटा अवेलेबल है वो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है, देखिए अच्छे से, जिंक +2 है, बाद में जिंक लिखा हुआ है, ये जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है। तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल अगर, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल अगर -0.76 है, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +0.76 होगा। प्लस, अब ये देखो, इसको देखो, ये कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, और आपको चाहिए भी रिडक्शन पोटेंशियल, तो 0.34 वोल्ट। दोनों को ऐड करें, दोनों को ऐड करें, दिस इज 1.1 वोल्ट। ये तो आज के क्वेश्चन डिस्कशन में एकदम शुरुआत में ही आपको बोला गया था ना कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें जिंक और कॉपर यूज करते हैं, जिसको डैनियल सेल भी आप कहते हैं, उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF 1.1 वोल्ट होता है। तो देख लो यहाँ पे ध्यान से, ये आता कैसे है। जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो एनोड है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे 0.76। कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, कॉपर कैथोड है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे 0.34। दोनों को ऐड करें तो EMF, स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल इज 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट। सो सी ऑप्शन इज देयर, 1.1 वोल्ट, सी ऑप्शन इज देयर। क्लियर है? आगे लिखा है द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल विल बी फॉर रिडक्शन पोटेंशियल, फॉर रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल के लिए पहले तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल वाला रिएक्शन लिखना होगा, पहले तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल वाला रिएक्शन लिखना होगा। तो रिडक्शन के लिए H+ इलेक्ट्रॉन गेन करा, H बना, लेकिन ऐसा होता नहीं है, 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 बनता है। ठीक है, अब ऐसे केस में हम आपको सिखा चुके हैं कि जब भी आप इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखिएगा, सबसे पहले आप लिखेंगे E नॉट रिडक्शन माइनस 0.0591 बाई N लॉग प्रोडक्ट
बाय रिएक्टेंट, यही हम लोग सीखे थे ना, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का एक्टिव मास, ये स्क्वायर ब्रैकेट एक्टिव मास को दिखाता है, जरूरत पड़ेगा तो कंसंट्रेशन, जरूरत पड़ेगा तो प्रेशर। अब तुम बताओ जरा सोच के, हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है? हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है? तो भाई हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है, -0.0591 बाई एन के जगह पे 2 लॉग। अब यहां पे प्रोडक्ट में कौन है? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन है, और रिएक्टेंट में कौन है? तो H प्लस का कॉफिशिएंट 2 है, तो स्क्वायर 2 है। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे, कहाँ गए जी? हम इसको ऐसे लिखेंगे, दिस इज -0.0591 बाई 2, दो पार्ट में देखिएगा, लॉग प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन माइनस लॉग H प्लस का स्क्वायर, ठीक है, लॉग C बाई डी होता है, लॉग C माइनस डी, -0.0591 बाई 2, ये हो गया हम लोगों का लॉग प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, ये 2 आगे ले आओ, -2 लॉग H प्लस। अभी हम लोग अगर चाहें तो इसको रीअरेंज कर सकते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर ले ताकि सब क्वेश्चन भी साथ में रहे और सब डिस्कशन भी एक जैसा दिखे। यहाँ देखो, क्वेश्चन में बोला गया रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन विल बी निगेटिव, इसमें निगेटिव कहाँ रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ये हमको पहले तो हमको इसको जनरलाइज कर लेने दो। तो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल का इक्वेशन हो गया -0.0591 बाई 2 ब्रैकेट के अंदर रहा लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, और यहां पे +2 pH लिखेंगे, +2 pH। कोई कोई प्रॉब्लम में है कि सर +2 pH कैसे बोल रहे हैं सर? देखिए यहां पे समझिएगा, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस को आप pH कहते हैं, यहां पे ध्यान रखिए, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस को हम लोग pH कहते हैं। तो माइनस लॉग H प्लस को pH कह दिया और 2 पहले से था, तो ये मेरे पास एक जनरल फॉर्मेट आ गया है। अब हमको करना क्या है ना कि हर ऑप्शन के हिसाब से इसको थोड़ा सा चेक करना है, हर ऑप्शन के हिसाब से हमको इसको चेक करना है, ठीक है। अब पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं, तो मेरा ईएमएफ रिडक्शन पोटेंशियल आया -0.0591 बाई 2। जरा देख लो अच्छे से, फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 1 और H प्लस 2, हम लोग pH क्यों निकाल लिए? ओहो, बेकार में एक्स्ट्रा काम कर लिए pH सोच के। देखिए ना, इतना बड़ा दूर नहीं जाने का था, ठीक है, इतना बड़ा दूर नहीं जाने का था, यहीं से काम हो जाएगा अपना, इस इक्वेशन 1 से ही अपना काम हो जाएगा, इस इक्वेशन 1 से ही अपना काम हो जाएगा, ठीक है, वहीं से काम हो जाएगा। चलो देखते हैं, इक्वेशन 1 से ही काम हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जरा गौर करना, हमारे पास जो ईएमएफ का रिडक्शन पोटेंशियल है वो है -0.0591 बाई एन लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन बाई H प्लस का स्क्वायर है। अब हम जो तुमको कंसेप्ट दे रहे हैं उसको समझना, थोड़ा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन हो गया, उसका काम नहीं पड़ेगा, यहीं से आंसर आ जाएगा, H प्लस दिया हुआ है। तो यहां से हम लोग कुछ ऐसे निकल रहे हैं कि अगर मेरा ये वाला टर्म 1 से बड़ा आ जाए, अगर मेरा ये टर्म, जिस टर्म को हम आपके सामने ब्लैक से सर्कल कर रहे हैं, ब्लैक कर रहे हैं, ब्लैक है ये,
अगर ये टर्म मेरा 1 से बड़ा आ जाएगा तो लॉग टर्म मेरा हो जाएगा पॉजिटिव, और लॉग टर्म अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो ये सामने वाला निगेटिव बच के ओवरऑल रिडक्शन पोटेंशियल को निगेटिव कर देगा। मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन बाई H प्लस कंसंट्रेशन का स्क्वायर अगर ये 1 से बड़ा है तो लॉग 1 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, और पहले से एक माइनस साइन लगा हुआ है तो उस माइनस साइन को देख के हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ भाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मेरा निगेटिव आएगा, क्योंकि लॉग वाला टर्म पॉजिटिव आ रहा है। तो अपना ध्यान बस इस बात पे लगाइए ना, अपना ध्यान बस इस बात पे लगाइए कि किस केस में पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन बाई H प्लस का स्क्वायर करने से 1 से बड़ा आएगा। किस केस में पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन बाई H प्लस का स्क्वायर करने से 1 से बड़ा आएगा? जिस केस में पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन बाई H प्लस का स्क्वायर 1 से बड़ा आएगा उस केस में हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग हर केस में ये काम करके देख लेते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन बाई H प्लस का स्क्वायर फर्स्ट वाले केस में क्या ये 1/4 है लेस देन 1? तो ये पॉसिबल नहीं है। सेकेंड वाले ऑप्शन में क्या ये 1/1 है मतलब 1? तो पता है अगर 1 आ गया तो यहाँ पे जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0 आ जाएगा, क्योंकि log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए ऐसा आएगा। थर्ड केस में देखो, थर्ड केस में क्या ये डाटा 2/1 आ रहा है? तो ऑब्वियसली ये 2 आ रहा है, और यही वो जगह है जहां स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मेरा निगेटिव बचेगा, क्योंकि लॉग टर्म पॉजिटिव आएगा। और लास्ट वाले केस में, इस केस में, ये लास्ट वाले केस में भी ये रेशियो 2/4 कहने का मतलब 1/2 है लेस देन, तो यहां पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो डिस्कशन बहुत इजी था। हम नीचे जो एक्स्ट्रा लिख दिए हैं इन सब से थोड़ा सा जगह का कमी हो गया, नहीं तो बहुत आसान था। आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि ये जो 2-4 लाइन आपके सामने यूज हुआ है ना, सबसे पहले पूरा ध्यान से सबको देखो, ये तो वीडियो अलग से परेशान करके रखा है आदमी तक। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज ई नॉट, रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। तो यहां से जब हम लोग इक्वेशन 1 तक पहुंचे तो प्रोडक्ट साइड में पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन लिखे और रिएक्टेंट साइड में H प्लस का स्क्वायर किया, इक्वेशन 1 आ गया। ठीक है, अब 1 के बाद नीचे अभी नहीं जाते, नीचे हम ले गए पीएच की तरफ, हमको P दिखाई दिया था तो हमको लगा कि है ना पीएच होगा, लेकिन यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन को लिखने का तरीका था और क्वेश्चन उस समय दिख भी नहीं रहा था, इसलिए हम आगे बढ़ गए। चलो कोई बात नहीं, इक्वेशन 1 से फिर ऊपर चले जाओ तो ऊपर तुमको दिखाई देगा फ्रॉम इक्वेशन 1, सबको इस पे ध्यान दो। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है माइनस 0.0591 बाई एन लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 बाई H प्लस का स्क्वायर। अगर मेरा लॉग टर्म पॉजिटिव आ जाए, अगर मेरा लॉग टर्म पॉजिटिव आ जाए तो पहले से जो निगेटिव साइन यहां दिख रहा है वो हमारे रिडक्शन पोटेंशियल को निगेटिव कर देगा। लॉग टर्म पॉजिटिव कब आता है? जब उसके अंदर वाला जो टर्म इन्वॉल्व है, जैसे ये वाला जो टर्म इन्वॉल्व है ये 1 से बड़ा आएगा, क्योंकि हम आपको कुछ सिखा रहे हैं। या देखिए ये सब मैथमेटिक्स है, log 1 का वैल्यू 0 होता है, और log अगर कुछ ऐसा है जो ग्रेटर देन 1 है तो ये वैल्यू पॉजिटिव आता है, और log अगर कुछ ऐसा है जो लेस देन 1 है तो याद रखना ये निगेटिव आता है। ठीक है, अब इन सारे चीजों को ध्यान में रख के आपके सामने कैलकुलेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया। हर ऑप्शन में हम लोग एक चीज खोज रहे थे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन बाई H प्लस का स्क्वायर किस केस में 1 से बड़ा है। तो पहला वाले ऑप्शन में पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन बाई H प्लस का स्क्वायर 1/4 आ रहा है लेस देन 1, लॉग टर्म निगेटिव आएगा, बाहर एक माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो इस केस में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन हम लोग को तो निगेटिव वाला खोजना है। ठीक है, सेकेंड वाले ऑप्शन में 1/1 मतलब log 1 आएगा, log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो इस बार रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 आ जाएगा। अगर 0 पूछता ना तो बी ऑप्शन होता। ठीक है, उसके बाद फिर थर्ड वाले ऑप्शन में अगर हम लोग डाटा को पुट करते हैं तो 2 आ रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन बाई H प्लस का स्क्वायर 2 आ रहा है ग्रेटर देन 1, तो लॉग टर्म पॉजिटिव आएगा, पहले से एक माइनस है
तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो हमारा स्टैंडर्ड है, रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो निगेटिव आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर यही। फिर डी वाले में देखो, अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन बाई H प्लस करें तो 2/4 आएगा, 1/2 आएगा, लेस देन 1 आएगा, लॉग लेस देन 1 है, निगेटिव आएगा, बाहर एक माइनस था, तो जो हमारा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हम लोगों का माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज था इसमें, थोड़ा सा इसको अच्छे से दिमाग में डाल के अच्छे से देख लीजिए। हमको H प्लस इन सब का जरूरत नहीं पड़ा, वैसे ही जो हम आगे काम किए हैं उसको भी आप दिमाग में जरूर रखिए। अगर कहीं पीएच इन सब पे बेस्ट क्वेश्चन होता है तो जो हमारा H प्लस होता है उसको कन्वर्ट करना पड़ता है पीएच में, जो H प्लस होता है उसको कन्वर्ट करना पड़ता है पीएच में। सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर 2+ कॉपर इंडिकेट्स। देखिए, जो हम लोगों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है कॉपर का, कॉपर +2 रिड्यूसेस टू कॉपर, ये पॉजिटिव आता है। इसके पीछे डी और एफ ब्लॉक के डिस्कशन में ये बताया जाता है कि जो हमारा कॉपर +2 है उसका इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन काफी लेस नेगेटिव होता है, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन काफी लेस नेगेटिव होता है, इस वजह से कॉपर +2 का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव आता है। कॉपर +2 का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव आता है, और जब कॉपर +2 का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव आता है तो वो फिर क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। ठीक है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, जरा उसको ध्यान से देखिएगा। दिस रेडॉक्स कपल इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन H प्लस एंड H2। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव आना कहने का मतलब है ये खुद को आसानी से रिड्यूस कर सकता है। ये खुद को अगर आसानी से रिड्यूस कर सकता है तो याद रखना ये काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ये खुद को आसानी से रिड्यूस कर सकता है, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, ये खुद को आसानी से रिड्यूस कर सकता है। अगर ये रिड्यूस कर सकता है तो ये काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ये काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। सही है, तो बी वाले ऑप्शन पे जरा गौर कीजिएगा, दिस रेडॉक्स कपल इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन हाइड्रोजन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। किसी का भी अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हायर है ना तो वो खुद को इजिली रिड्यूस करेगा। हाई पॉजिटिव E नॉट रिडक्शन मीन्स easily self get reduce, act as a strong oxidizing एजेंट। ठीक है, किसी का भी अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव है, तो वो आसानी से अपने आप को रिड्यूस कर सकता है और काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। सही है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फॉर द सेल कॉपर, कॉपर 2+, सिल्वर एंड सिल्वर, E naught cell है 0.46, if concentration of copper 2+ ion is double then E naught cell will be, हमेशा ध्यान रखिएगा ना, आप जब E naught cell लिखते हैं तो ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसको कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं होता। आप कॉपर का कंसंट्रेशन बढ़ाएं, आप सिल्वर का कंसंट्रेशन बढ़ाएं घटाएं, कॉपर का कंसंट्रेशन बढ़ाएं घटाएं, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल को
सॉरी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल को कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि वो एक इनिशियल डाटा है जो पहले से कैलकुलेट करके स्टैंडर्ड केस में रख दिया गया है। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल रिमेन्स द सेम, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल अनचेंज रहेगा। तो सर फिर चेंज कौन करता है? चेंज करता है नस्ट इक्वेशन पे बेस्ट जो आप ईएमएफ ऑफ सेल निकालते हैं ना, उसके अंदर आता है ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर कोई तुमसे बोल दे कि ईएमएफ ऑफ सेल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ऑब्वियसली वो ईएमएफ ऑफ सेल कंसंट्रेशन के साथ वेरी करेगा, बढ़ेगा घटेगा कुछ भी होगा, वो डिपेंड करता है डाटा के ऊपर। लेकिन स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसको कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं है। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल रिमेन्स अनचेंज्ड, रिमेन्स सेम, रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है बटन सेल यूज्ड इन वॉचेस फंक्शन एज फॉलोइंग। जिंक है, Ag2O है, सिल्वर ऑक्साइड है, वाटर है, 2Ag बना, जिंक बना। आप अगर इस रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे, आप अगर इस रिएक्शन पे ध्यान लगाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सॉरी जिंक का, अच्छा अच्छा नीचे डाटा कुछ और लिखा हुआ है, पहले आप उस रिएक्शन पे गौर करें। अकॉर्डिंग टू गिवन सेल रिएक्शन, अगर आप सेल रिएक्शन पे ध्यान देंगे, हम उस सेल रिएक्शन को एक लाइन में आपके पास लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। जिंक सॉलिड है, साथ में Ag2O है, ये भी सॉलिड है, फिर हमारे पास वाटर है, वो लिक्विड है, फिर यहाँ रिवर्सिबल का साइन है, 2Ag है, वो सॉलिड है, और प्लस हमारे पास जिंक +2 है और 2OH माइनस है। सही। आप जरा ऑक्सीडेशन नंबर हर जगह लिखिए, एलिमेंट्स जो जो आपको दिखाई दे रहा है उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए। ये 0 है, यहाँ सिल्वर का +1 है, सिल्वर का +1 है, ऑक्सीजन का -2 है, हाइड्रोजन का +1 है, ऑक्सीजन का -2 है, यहाँ सिल्वर 0 है, यहाँ जिंक +2 है, यहाँ ऑक्सीजन का -2 और हाइड्रोजन का +1 है। आप ये देख पाएंगे, आप ये खुद देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो मेरा जिंक है वो 0 से बढ़ के +2 हुआ, तो ये मेरा ऑक्सीडेशन हिस्सा है। मतलब जिंक वाला जो है वो एनोड की तरह काम करेगा, ऑक्सीडेशन। और सिल्वर +1 से 0 हुआ है, सिल्वर +1 से 0 हुआ है, इसका मतलब ये रिडक्शन वाला हिस्सा है। ठीक है, तो यहां तक के डिस्कशन से तुमको पता चल गया कि एनोड वाला हिस्सा जिसपे ऑक्सीडेशन होना है वो जिंक वाला हिस्सा है। जिंक अपने आप को जिंक +2 में कन्वर्ट कर रहा है, और जो हमारा कैथोड वाला हिस्सा है जिसपे रिडक्शन होना है वो सिल्वर वाला हिस्सा है, Ag2O अपने आप को सिल्वर में कन्वर्ट किया। तो रिडक्शन हमारे सिल्वर का हो रहा है और ऑक्सीडेशन मेरे जिंक का हो रहा है। तो अगर हमको यहाँ पर ईएमएफ ऑफ सेल लिखना पड़े, अगर हमको यहाँ पे ईएमएफ ऑफ सेल लिखना पड़े, अगर हमको यहाँ पे स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल लिखना पड़े, तो हम लोग स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का लेंगे, जिंक का लेंगे, और उसमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का, कहने का मतलब सिल्वर का, उसमें ऐड करेंगे। सही है, तो ये यहां तक कंसेप्ट आपका धीरे धीरे पहुंच चुका कि हाँ भाई चलिए जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। अब डाटा देखिए ध्यान से।
फर्स्ट वाले केस में यहां जो दिया हुआ था उसमें देखो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया हुआ है प्लस 0.76। ये गिवन क्या है? रिडक्शन। हमको चाहिए क्या? ऑक्सीडेशन। तो लेंगे माइनस 0.76। और ये आपके सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया है, ये दिया क्या है? रिडक्शन। और हमको चाहिए भी क्या? रिडक्शन। तो हम लोग जिंक का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेंगे। हम लोग जिंक का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेंगे और वो जिंक का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जैसे यहां डाटा दिया उस हिसाब से माइनस 0.76। और इसके साथ सिल्वर का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग जोड़ रहे हैं। सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट। 0.34 वोल्ट। तो आपके पास ये बचा है माइनस कितना? 0.42 वोल्ट। -0.42 वोल्ट। ये हम लोग का डाटा आया है, जैसा डाटा दिया है उस हिसाब से हम आपका डिस्कशन करें। चलिए मैच कराते हैं, ठीक है ना? -0.42 वोल्ट ऐसा मेरा डाटा दिया है, हम उस हिसाब से काम करके आपके सामने रख दिए। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है प्लस 0.76। तो हम लोग को ऑक्सीडेशन चाहिए तो -0.76 लेंगे, ठीक है। और सिल्वर का हम लोगों के पास रिडक्शन पोटेंशियल दिया है और रिडक्शन हम लोगों को लेना भी है। रिडक्शन दिया है और रिडक्शन हम लोगों को लेना भी है, ठीक है। तो वैसे केस में हम लोग लेंगे 0.34। दोनों को यूज किए तो -0.42 वोल्ट आ रहा है। दोनों को यूज किए तो -0.42 वोल्ट आ रहा है। लेकिन यहाँ एक ऑप्शन तो है, लेकिन वो प्लस फॉर्म में है, चलो इसी को मान लेते हैं। लेकिन हम आपको एक चीज समझाते हैं, मेरी बात समझिए। ये डाटा में है ना, यहां साइन गलत दिया हुआ है, समझे? जिंक का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल याद रखिएगा माइनस होता है। माइनस होता है 0.76 वोल्ट। ये हमको तो मान लीजिए याद है तो हम यहां कुछ बता पाएंगे, लेकिन आपको जो दिया है उसको लेके चलना है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं, आप है ना यहां पे ये गलत साइन दिया हुआ है, इसलिए हम लोग के आंसर में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग सही हैं, जो डाटा दिया रहता है उसी के ऊपर काम करना पड़ता है। अपने से ठीक ठाक मत कीजिए, क्वेश्चन में जो दिया है उसी को लेके चलिए, सही है। ये गलत दिया हुआ है डाटा, क्योंकि जिंक का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.76 वोल्ट होता है, यहां पे प्लस 0.76 दिया है, ठीक है। अगर तुम -0.76 लेके करोगे ना, परफेक्टली 1.1 आ जाएगा, परफेक्टली 1.1 वोल्ट आ जाएगा। लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं है भाई, हमको जो डाटा देगा हम उस पर बनाएंगे। और मेरा आंसर है -0.42 वोल्ट, जो हमको भी पता है गलत है, लेकिन जो डाटा दिया हम उसी से बनाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। और पूरे प्रोसेस पे हम आपको क्लास के स्टार्टिंग में आपको बोले ना, हमको मतलब नहीं है कि मेरा ए आंसर आ रहा, बी आंसर आ रहा, हमको इस मेथड से मतलब है कि आपके सामने एक रिएक्शन दे दिया गया। सबसे पहले आप उस रिएक्शन के बेसिस पे ये पता किए कि कौन मेरा ऑक्सीडेशन है, कौन मेरा रिडक्शन है। जब हमको ईएमएफ ऑफ सेल लिखना है तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका लेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका लेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो काम करेगा एनोड की तरह, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो काम करेगा कैथोड की तरह। और फिर वहां से जो डाटा अवेलेबल रहेगा उसके हिसाब से वैल्यू पुट करेंगे, जो आएगा आंसर। ये प्रोसेस है, भरोसा प्रोसेस पे रखो, आंसर पे नहीं। आंसर तो जो आना होगा वो आएगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, कंपाउंड XA, XB, XC आर एडेड इनटू सेपरेट टेस्ट ट्यूब containing ABC solution. XA, XB, XC are added into separate test tube containing ABC solution. XB react with A. XB A और C के साथ रिएक्ट करता है, इसका मतलब क्या है वो समझो। जो हमारा XB है
वो ए के साथ रिएक्ट करके एक्स से बन जाएगा, साथ में बी माइनस अलग हो जाएगा। जो हमारा एक्स बी है वो सी के साथ भी रिएक्ट करेगा और एक्स सी बन जाएगा, और साथ में ए माइन सॉरी बी, साथ में बी माइनस रिलीज होगा। करेक्ट है, ये लिखने का मतलब है। दूसरा आपको बोला कि एक्स से डज नॉट रिएक्ट विथ एनी ऑफ केस, मतलब एक्स से जो है वो बी के साथ भी रिएक्शन शो नहीं करता और एक्स से जो है वो सी के साथ भी रिएक्शन शो नहीं करता। फिर थर्ड आपसे बोला कि जो एक्स सी है वो केवल ए के साथ रिएक्शन शो करता है, मतलब ये इस केस में एक्स से बनाएगा और सी माइनस अलग हो जाएगा, लेकिन ये एक्स सी जो है वो बी के साथ रिएक्शन शो नहीं करता, नो रिएक्शन। अब आपको इतने सब डाटा पे आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा एनायन अपने ऑक्सीडेशन नंबर, अरेंज द एनायन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडेशन, इसमें से कौन ऑक्सीडाइज हो रहा कौन रिड्यूस हो रहा ये आपको बताना है। ठीक है, अभी आप यहां पे अगर इस पूरे सिचुएशन को ध्यान से देखेंगे तो ए और सी बी से ज्यादा एक्टिव आपको मिलेगा। ए और सी बी से ज्यादा एक्टिव मिलेगा क्योंकि ए और सी जो है वो दोनों बी को हटा दिया है। यहां से आपको कंक्लूजन मिल रहा है कि ए एंड सी मोर एक्टिव देन बी, ए और सी जो है वो बी से ज्यादा एक्टिव है। सेकेंड केस से आपको ये कंक्लूजन, देखिए ये फर्स्ट केस का कंक्लूजन था, सेकेंड केस से आपको ये कंक्लूजन मिल रहा है कि ए इज मोर एक्टिव देन बी एंड सी, ए जो है वो बी और सी से मोर एक्टिव है। और थर्ड केस से आपको कंक्लूजन मिल रहा है, थर्ड केस से आपको कंक्लूजन मिल रहा है कि ए इज मोर एक्टिव देन सी, ए इज मोर एक्टिव देन सी, क्योंकि ए जो है वो सी को हटा पा रहा है। तो अगर कोई ज्यादा एक्टिव है तो वो अपने आप को इजिली रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि यहां ए है लेकिन यहां जाके ये ए माइनस हो गया है। ए अपने आप को ए माइनस में रिड्यूस कर रहा है। अगर खुद को रिड्यूस कर रहा है तो वो काम कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। अगर यहां पे हम इस पूरे कंक्लूजन को देखें तो क्या सबसे ज्यादा एक्टिव ए, उससे कम सी और सबसे कम एक्टिव बी मिलेगा? दिस इज एक्टिविटी टू गेट रिड्यूस, ये एक्टिविटी है अपने आप को रिड्यूस करने का, ये एक्टिविटी है अपने आप को रिड्यूस करने का। सबसे ज्यादा एक्टिव है ए, उससे कम है बी, सॉरी उससे कम है सी और सबसे कम है बी। अरेंज द एनायन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडेशन। तो ये तो जो हम बात बोल रहे हैं वो रिडक्शन के लिए है। देखो रिडक्शन, ए सबसे ज्यादा, उससे कम सी और सबसे कम बी, ये रिडक्शन है। तो ऑक्सीडेशन जस्ट इसका उल्टा होगा, ऑक्सीडेशन में ए सबसे कम, उससे ज्यादा सी और सबसे ज्यादा बी होगा। ठीक है, ध्यान से समझने का कोशिश करो। देखो पहला लाइन में लिखा था कि एक्स बी के साथ ए और सी दोनों रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि बी को ए और सी दोनों हटा दे रहा है। तो ए एंड सी आर मोर रिएक्टिव कंपैरिजन टू बी, ए एंड सी आर मोर रिएक्टिव कंपैरिजन टू बी। ए और सी बहुत आराम से अपने आप को रिड्यूस कर पा रहा है बी के कंपैरिजन। अगर ए और सी अपने आप को ज्यादा आसानी से रिड्यूस कर पा रहा है, इसका मतलब दे आर इजिली गेट रिड्यूस। फिर सेकेंड डाटा, एक्स ए के साथ बी और सी कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग है, सबसे आसानी से रिड्यूस हो पा रहा है, उसको कोई और रिड्यूस नहीं कर पा रहा है। और फाइनली आपको मिला कि ए सी से भी ज्यादा है। ठीक है, तो एक्टिविटी जो है वो ए का सबसे ज्यादा है अपने आप को रिड्यूस करने का, उससे कम सी है और सबसे कम बी है। एक्टिविटी टू गेट रिड्यूस, ए सबसे ज्यादा, उससे कम सी, उससे कम बी। अब इस बेसिस पे अगर हम रिडक्शन बोले तो ए सबसे आसानी से रिड्यूस होगा, फिर सी है, उसके बाद बी। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन तो ए सबसे कम होगा
और बी सबसे ज्यादा होगा, सो बी ऑप्शन इज देयर। ठीक है, बी ऑप्शन आपका होगा। समझ गए? तो ये सब स्टेटमेंट बेस्ड है और इसको आपको समझना पड़ता है। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। कैसे लिखा था तो हम फिर से बता रहे हैं कि देखो एक्स बी ए और सी दोनों से रिएक्ट करता है। अगर एक्स बी ए और सी दोनों से रिएक्ट करता है, इसका मतलब है कि बी को ए भी हटा देता है और सी भी हटा देता है। इसका मतलब ए और सी बी से ज्यादा एक्टिव है। लेकिन एक्स से किसी से रिएक्ट नहीं करता, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा एक्टिव है, वो किसी से नहीं हटता। सी को ए हटा देता है, इसका मतलब ए सी से भी ज्यादा एक्टिव है। अब आपको ऑर्डर मिल गया कि ए सबसे ज्यादा एक्टिव, उससे कम सी और सबसे कम बी, टू गेट रिड्यूस, अपने आप को रिड्यूस करने में। तो रिडक्शन पोटेंशियल या यू कहो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का ऑर्डर आपके सामने है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। थोड़ा दिमाग पे कंट्रोल रखना, ये सब बहुत टिपिकल सेक्शन है। फॉर द सेल जिंक स्लैश Zn+2 डबल स्लैश Mx plus and M, different half cells and their standard electrode potential are given। डाटा देख लीजिए। गोल्ड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, सिल्वर का दिया है, फेरिक टू फेरस दिया है एंड फेरस टू आयरन दिया है। सबका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। और लेफ्ट हैंड साइड में जिंक लिखा होने से हम लोग जिंक को ऑक्सीडेशन हाफ में लेंगे, कहने का मतलब एनोड बनाएंगे, और जो भी दूसरा मेटल दिया हुआ है उसको रिडक्शन हाफ में लेंगे, कहने का मतलब कैथोड मान के चलेंगे। तुमसे बोला कि देखो भाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का -0.76 वोल्ट है। देखिए अभी पिछले क्वेश्चन में था ना +0.76, हम वही आपको बोल रहे थे कि ये गलत डाटा है, हम आपको दिखा देते। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल देखिए प्लस दे दिया है, हम वही आपको बोल रहे थे डाटा गलत है। ठीक है, चलिए अब जो रहता है हमको उसी को लेके बनाना पड़ता है। अब इस क्वेश्चन में देखो, देखो रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 है, -0, यही सही है। विच कैथोड विल गिव अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E0 सेल पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया क्योंकि ये क्वेश्चन को बहुत ज्यादा है ना लेंदी कर दिया है। देखिए हम एक एक इलेक्ट्रोड को लेके चल रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन, पहले ऑप्शन में मेरा जिंक का ऑक्सीडेशन होना है और हम गोल्ड का रिडक्शन लेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके Au में कन्वर्ट हुआ। फिर जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए ऊपर 3 और नीचे 2 से मल्टीप्लाई, तो मेरे पास रिएक्शन होगा 3 जिंक 3 जिंक 3 जिंक प्लस 2 Au प्लस 3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन एरो 3 जिंक प्लस 2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन एंड प्लस 2 Au। तो याद रखिएगा कि इस बैलेंस रिएक्शन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। इस बैलेंस रिएक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। चलिए हम लोग इसका E0 सेल निकालें। E0 सेल निकालें तो E0 सेल में आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना पड़ेगा जिंक का, और इसके साथ ऐड करना पड़ेगा रिडक्शन पोटेंशियल गोल्ड का। तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना है, जबकि क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 दिया है, तो हम लोग तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लेंगे +0.76, और गोल्ड का रिडक्शन पोटेंशियल 1.4 दिया है। चलिए बढ़िया है, तो ये हो गया प्लस ऑफ 0.76 एंड प्लस ऑफ 1.4, तो ये ऐड करके कितना हो गया?
2.16 वोल्ट। याद रखिएगा ये 2.16 वोल्ट जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए है। आपसे पर इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो अगर आप पर इलेक्ट्रॉन इस डाटा को निकालेंगे तो ई नॉट सेल बाई 6 करना पड़ेगा, विच इज 2.16 बाई 6, 0.3 18 और फिर 36 के लिए 6, इतना वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन के लिए 2.16 वोल्ट था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.36 आया है। चलिए ये हम लोग पहला गोल्ड के लिए काम कर लिए। अब इसी काम को हम लोग दोहराएंगे सिल्वर के लिए। सिल्वर के लिए इसी काम को दोहराएंगे हम लोग सिल्वर के लिए। चलिए करते हैं। सेकेंड ऑप्शन, फिर से हम लोग जिंक लिखे, जिंक का ऑक्सीडेशन दिखा दिए, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, और सिल्वर का रिडक्शन दिखा दिए, Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन का गेन और Ag। वापस से दोनों को ऐड करना है, तो नीचे वाले में 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए। जिंक प्लस 2 ऑफ Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू जिंक प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 Ag। यहां पे कैंसिल करो तो यहां पे हमारा 2 इलेक्ट्रॉन कट रहा है, मतलब यहां पे रेडॉक्स चेंज में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। चलिए यहां भी थोड़ा ईएमएफ ऑफ सेल निकाल लीजिए। इस बार जो हमारा ईएमएफ ऑफ सेल होगा उसमें वापस से जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस इस बार सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया प्लस 0.76। अब आइए थोड़ा सिल्वर वाला डाटा देख लीजिए। सिल्वर वाला डाटा देख लीजिए, 0.8 रिडक्शन पोटेंशियल ही है, 0.8। तो ये वैल्यू आ गया 1.56 वोल्ट। याद रखना कि अगर हम लोग यहाँ पे ईएमएफ ऑफ सेल पर इलेक्ट्रॉन निकाले तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व था, तो ई नॉट सेल में 2 से डिवाइड किए, 1.56 बाई 2 विच इज 0.78 वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन। ये पर इलेक्ट्रॉन 0.78 वोल्ट आया, ये दूसरा कर लिए। इसी तरह थर्ड और फोर्थ भी करना होगा हम लोगों को। नीचे तो जगह नहीं है, चलिए अब राइट हैंड साइड में चलते हैं। यहां से काम करते हैं। थर्ड में, थर्ड के लिए जिंक अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है जिंक प्लस 2 में विथ लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इस बार फेरिक जो है Fe+3 आयन वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को फेरस में बदल रहा है Fe+2 में। जब हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे तो नीचे वाले में 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिए, तो जिंक प्लस 2 ऑफ फेरिक आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू जिंक प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और प्लस 2 ऑफ फेरस, ये आ गया। अब यहां पे अगर आप कैंसिल करते हैं तो यहां पे भी आपको 2 इलेक्ट्रॉन ही कैंसिल हो रहा है, मतलब रेडॉक्स चेंज में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। चलिए यहां भी ईएमएफ ऑफ सेल निकाल लीजिए। ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू, भाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का लेंगे क्योंकि उसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, वही एनोड है, और हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल इस बार फेरिक से फेरस वाला पोटेंशियल लेंगे, तो ये वैल्यू तो 0.76 आ गया, और दूसरा का वैल्यू डाटा में मेंशन है 0.77 आ गया, 0.77। ये हो गया हम लोगों का 7 6 तरह के 3 7 7 14।
दिस इज 1.53 वोल्ट। अगर हम लोग इसको पर इलेक्ट्रॉन के लिए निकाले ना, तो पर इलेक्ट्रॉन में यहाँ 2 से डिवाइड होगा। 1.53/2 0.7271 नहीं 76 0.765 वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन। 0.765 वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन, ये थर्ड हो गया। थोड़ा फोर्थ भी काम कर लेते, फोर्थ वाला भी कर लेते। फोर्थ में आया, जिंक अपने आप को Zn+2 में बदला with loss of 2 electrons and ferrous 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को आयरन में बदला। दोनों को जोड़ेंगे सीधा 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा और आपके पास आएगा जिंक प्लस फेरस, जिंक +2 प्लस आयरन। ऐसे केस में अगर आप ईएमएफ ऑफ सेल को कैलकुलेट करते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल को कैलकुलेट करते हैं, देन इट विल बी इक्वल्स टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ जिंक ऑक्सीडेशन एंड स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ फेरस रिडक्शन। तो जिंक वाला तो हम लोग बार बार निकाल रहे हैं, 0.76 वोल्ट है, और फेरस वाला ऊपर देखे थे हम -0.44 था। ये देखिए, ये -0.44 वोल्ट है। क्या है? -0.44 वोल्ट। तो ये सॉल्व करके आ रहा है 0.32, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन के लिए है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे E0 सेल पर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो आपका 0.32 में 2 से और डिवाइड हो गया, ये कट के आ गया 0.16 वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन। थोड़ा इसको छोटा कर दे, ये 4 बड़ा बड़ा कैलकुलेशन था, और आपको ये मेथड समझना होगा कि भाई जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और अलग अलग आयन का रिडक्शन दिया है। हम लोग को हर पेयर के लिए अपना अपना ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है और पर इलेक्ट्रॉन वैल्यू निकालना है। आपसे पूछा है विच कैथोड विल गिव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E0 सेल पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E0 सेल पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल, वो तो हमको दिख रहा है कि गोल्ड के केस में 0.36 है, सिल्वर के केस में 0.78 है, फेरिक के केस में 0.765 है, फेरिक के केस में 0.765 है, और फेरस के केस में 0.16 है। इस हिसाब से जो मैक्सिमम डाटा है वो तो हमारा सिल्वर के केस में है। पर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ईएमएफ ऑफ सेल सिल्वर के केस में 0.78 पर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ईएमएफ ऑफ सेल सिल्वर वाले पेयर के केस में बनता है, सिल्वर वाले पेयर के केस में बनता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखिए। जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, एनोड है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एक बार गोल्ड लिए, एक बार सिल्वर लिए, एक बार फेरिक टू फेरस लिए, और एक बार फेरस टू आयरन लिए। 4 बार ईएमएफ निकला। हर बार पर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है रेडॉक्स चेंज में, उससे डिवाइड किए। मैक्सिमम पर इलेक्ट्रॉन ईएमएफ ऑफ सेल सिल्वर के केस में आया। फर्स्ट ऑप्शन इज देयर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। The standard electrode potential values for aluminium, silver, potassium, chromium, ये सबका डाटा दिया है। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल, रिड्यूसिंग पावर। चलिए पहले देख लेते हैं। इधर में मेटल लिख रहे हैं और फिर उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हैं। मेरा
एल्यूमिनियम था, मेरे पास सिल्वर है, फिर मेरे पास पोटेशियम है, और फिर मेरे पास क्रोमियम भी है। क्रोमियम +3 से क्रोमियम। और एल्यूमिनियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है -1.66 वोल्ट, सिल्वर का है 0.80 वोल्ट, अगला है पोटेशियम का -2.93 वोल्ट, और क्रोमियम वाला है -0.74 वोल्ट। ये डाटा है। अब आपको जो पहले से कुछ थ्योरी के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर आपको पढ़ाया गया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर पढ़ाया गया था, हम कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं। रिड्यूसिंग पावर मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जरा ध्यान से देखना। रिड्यूसिंग पावर मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। कौन कितना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, देखिए रिड्यूसिंग एजेंट प्रोपोर्शनल सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज। रिड्यूसिंग एजेंट वही स्ट्रांग होगा जो खुद का ऑक्सीडेशन बहुत आसानी से करे, सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज। सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज वही होगा जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज हायर। जिसका भी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर होगा वो खुद का ऑक्सीडेशन करेगा और वो काम करेगा एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। जिसका भी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर होगा वो अपना ऑक्सीडेशन बहुत आसानी से करेगा, और अगर अपना ऑक्सीडेशन बहुत आसानी से काम करेगा तो वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो आपका काम ये है कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका हायर है ये देखना। हर किसी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डाटा में दिया हुआ है। ठीक है, आप अगर इसको रिड्यूसिंग एजेंट को अगर रिडक्शन पोटेंशियल से मिलाना चाहते हैं तो मिला जुला के लिख लीजिए ना कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल स्मॉल होना चाहिए, स्मॉलर। जितना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल स्मॉल होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल स्मॉल हुआ तो। अगर उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल स्मॉल है तो वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर लिख रहे हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट वो है जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है। तो सबसे कम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका है सर? पोटेशियम का। अब उससे ज्यादा किसका है सर? एल्यूमिनियम का। उससे ज्यादा किसका है? क्रोमियम का। और सबसे ज्यादा किसका है? सिल्वर का। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास ऑर्डर आ गया। फिर से हम चाहेंगे कि आप लोग सब कोई मेरे राइट हैंड साइड में बताए गए कंसेप्ट को एक बार रिपीट करें। रिड्यूसिंग पावर रिड्यूसिंग एजेंट इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कितने आसानी से खुद का ऑक्सीडेशन करता है। खुद का ऑक्सीडेशन, जो खुद का ऑक्सीडेशन करेगा वही एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो खुद का ऑक्सीडेशन वही करेगा जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर है। जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर है वही खुद का ऑक्सीडेशन करेगा। और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर है, खुद का ऑक्सीडेशन करेगा तो काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। लेकिन डाटा सब रिडक्शन का दिया था। तो अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के लिए ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हायर होना चाहिए तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लोअर होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग पहुंचे इस लाइन पे कि रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग पावर इज प्रोपोर्शनल विथ
स्मॉलर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्मॉलर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, डाटा देख देख के पुट किए, सबसे छोटा सबसे हाईली नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पोटेशियम का था, तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ऐसे करके ऑर्डर सेट कर दिया गया। सो बी ऑप्शन इज देयर, बी ऑप्शन इज देयर। क्लियर है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये सब, इस सब पे समय लगता है, आपको सोचना चाहिए। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है था इनॉट, ये हमारे पास, बताओ तो जरा सोच के, ये रिडक्शन पोटेंशियल है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? तो जब सबको ये आप ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ जिंक का इस तरह से टर्म लिखा हुआ है कि जिंक +2 हायर पोटेंशियल और जिंक लोअर पोटेंशियल है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, ये हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है। नीचे जनरली ये जो डाटा दिया रहता है ना, जनरली रिडक्शन पोटेंशियल होता है, लेकिन आपको समझ में भी आना चाहिए कि ये है क्या। तो जिंक +2 स्लैश जिंक मतलब रिडक्शन, उसी तरह फेरस स्लैश आयरन रिडक्शन, देन ईएमएफ ऑफ द सेल। अब इस बार हमको हमारे पास एक सेल दे दिया गया, बोलेगा भाई इसका ईएमएफ निकालिए। देखिए यहाँ पे जिंक है और ये फेरस है। सबसे पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना, एक बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन लिख लीजिए, एक बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन लिख लीजिए, जिसमें जिंक हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है, तो उसका ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन लिखना है, और आयरन फेरस उसका रिडक्शन वाला, Fe+2 गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड चेंजेस टू फेरस आयरन, दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को हम लोग ऐड करने जा रहे हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, आपके पास रिएक्शन हो गया जिंक प्लस Fe+2 एरो जिंक +2 और प्लस Fe। सही है, बिल्कुल सही। वैसे अगर तुम स्टेट के बारे में बात करोगे ना, तो ये जिंक सॉलिड है और ये फेरस जो है वो एक्वस है, और यहाँ पे जिंक +2 ये एक्वस है, और जो हमारा आयरन है वो सॉलिड है। सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है। अब आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो डाटा अवेलेबल है वो जिंक +2 का कंसंट्रेशन बता रहा है, वो जिंक +2 का कंसंट्रेशन है 0.001, और जो मेरा फेरस आयन है उसका कंसंट्रेशन है 0.005। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आप यूज करें नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन यूज करें आप। हम लोग पढ़े हैं ऐसा हम लोग पढ़े हैं ऐसा कि ईएमएफ ऑफ सेल विल बी इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट में हम लोगों के पास जिंक +2 आएगा, और साथ में आयरन आएगा जो सॉलिड फॉर्म में है, तो उसका एक्टिव मास 1 पुट करेंगे, डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट में जिंक आएगा जो सॉलिड है, एक्टिव मास 1 होगा, और हमारे पास Fe+2 है जिसका कंसंट्रेशन हम लोग पुट करेंगे। एक बार थोड़ा डाटा पे ध्यान रखिए कि ऑप्शंस कैसे ग्रेटर देन लेस देन ऐसे करके दिया हुआ। अच्छा ठीक है, चलिए अब आइए यहाँ पर ई नॉट सेल में क्या लिखेंगे। तो ई नॉट सेल में हम लोग ई नॉट जिंक का लिखेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और प्लस आयरन का लिखेंगे हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल, Fe+2 स्लैश Fe। आयरन का लिखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल और जिंक का लिखेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, माइनस 0.0591। भाई एन के जगह पे यहाँ 2 है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहा है रेडॉक्स चेंज के अंदर। एन के जगह पे 2 लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहा है, लॉग जिंक +2 का कंसंट्रेशन 0.001, आयरन सॉलिड है 1, एक्टिव मास 1, नीचे जिंक सॉलिड है एक्टिव मास 1, Fe+2 का कंसंट्रेशन, Fe+2 का कंसंट्रेशन 0.005, 0.005। अब आ जाओ थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक 0.76 होगा,
और ऊपर से फेरस का रिडक्शन पोटेंशियल देख लो। देखो फेरस का रिडक्शन पोटेंशियल है -0.44 वोल्ट, -0.44 वोल्ट, -0.44 वोल्ट, और यहां आ गया -0.0591/2 लॉग। ये वाला जो डाटा है उसको जरा देखिए, 1/5 आएगा, 1/5। अब यहाँ पे 0.76 में -0.45 किए तो ये 0.32 आ गया, माइनस 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 माइनस, ये लॉग नहीं, पहले उसका डाटा लिखे, माइनस 0.0591/2। अब ये जो log 1/5 है, log 1/5, हम जो बता रहे हैं उसको अच्छे से समझना। ये जो log मेरा 1/5 है, ये पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव? हम आपको आज सिखाए थे कि अगर log के बाद का जो डाटा है अगर वो लेस देन 1 है तो log टर्म निगेटिव आता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ये डाटा अवेलेबल है यहां से लेके यहां तक, ये टर्म निगेटिव आना है। तो जब यहां पे निगेटिव तुम लाओगे तो ये दो माइनस मिलके पॉजिटिव होगा। इसका मतलब 0.32 प्लस समथिंग, 0.32 प्लस समथिंग। हम बोले ना कि पहले ऑप्शन देख लेने से क्या होता है ना, उसी तरीके से हम लोग कैलकुलेशन भी करते हैं। अब ये 0.32 प्लस समथिंग आने का मतलब है कि जो मेरा ईएमएफ ऑफ सेल है वो 0.32 से थोड़ा ज्यादा है, 0.32 से ग्रेटर देन 0.32, ग्रेटर देन 0.32 वोल्ट, ग्रेटर देन 0.32 वोल्ट। सी ऑप्शन इज देयर, ग्रेटर देन 0.323 वोल्ट, ग्रेटर देन 0.323 वोल्ट। सही है, ये चीज रहता है। तो कैलकुलेशन के पूरे पैटर्न को अब आप धीरे धीरे दिमाग में बैठाने का कोशिश करें। क्वेश्चन में देख के हमको पता चल गया कि लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, राइट हैंड साइड रिडक्शन होना है। सेल का रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही होता है कि लेफ्ट वाला ऑक्सीडेशन हाफ और राइट वाला रिडक्शन हाफ होता है। तो जिंक के लिए ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन लिख दिए, आयरन के लिए रिडक्शन वाला रिएक्शन लिख दिए, दोनों को ऐड किए, ये नेट रेडॉक्स रिएक्शन मिल गया आपका। एक बार रेडॉक्स रिएक्शन मिल गया तो वहां से नस्ट इक्वेशन को यूज करके अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लिए। EMF of cell will be equals to E naught cell minus 0.0591 by n log product by reactant। E naught cell में जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल लिए और ये डाटा पुट किए तो हमारे पास आया फाइनली 0.32 प्लस समथिंग, मतलब ये पोटेंशियल मेरा 0.32 वोल्ट से ज्यादा है। ठीक है, सो आपका सी ऑप्शन था करेक्ट, सी ऑप्शन इज देयर। क्लियर है, बहुत बढ़िया। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 16 में लिखा है फॉर द गिवन सेल नोटेशन, यहाँ पे एक सेल का नोटेशन दिया है। अगर हमारा इनॉट सेल है 4 वोल्ट और RT/F ln10, ln है ln10 याद रखना, RT/F ln10 है, ln10 है, उसको हमको 0.06 लेना है, उसी के हिसाब से अरेंज करना पड़ेगा। देन EMF ऑफ सेल विल बी, अच्छा ऊपर वाले रिएक्शन को अगर आप गौर से देखेंगे ना तो M आपके ने आपको M+2 में कन्वर्ट कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके, हम इसको M1 कर देते हैं, मेटल 1। और कोई मेरा मेटल 2 है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को मेटल 2 में कन्वर्ट कर रहा है। इसका मतलब यहां 2 ही इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहा है। और बैलेंस रिएक्शन में मेटल 1 प्लस मेटल 2 पे पावर +2 एरो, मेटल 1 पे पावर +2 और प्लस मेटल 2 आएगा, ऐसा होगा।
अगर हम यहाँ पे इसका नस्ट इक्वेशन के बेसिस पे अगर हम इसका ईएमएफ ऑफ सेल लिखें तो ये लिखा जाएगा ई नॉट सेल माइनस, बिकॉज हमको ऊपर में एल एन का फॉर्मेट दिख गया है यहां पर गिवन में, आर टी बाई एफ एल एन 10, तो हम इसको एल एन के ही फॉर्म में लिखेंगे। एल एन का फॉर्म था आर टी बाई एन एफ एल एन, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन M1 प्लस 2 का कंसंट्रेशन, साथ में M2 के लिए 1 लगा दिए क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में होगा, उसका एक्टिव मास 1 है। नीचे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन M1 के लिए 1 लगा दिए, वो सॉलिड फॉर्म में है, देखो ये सॉलिड होगा, यहां ये सॉलिड होगा, और M2 ऊपर में प्लस 2 लिख दिए। तो डाटा को अब थोड़ा एडजस्ट करते चलिए। देखिए ई नॉट सेल मेरा 4 वोल्ट दिया हुआ है, इसको आर टी बाई एन के जगह पे 2F लिख दो, एल एन एम 1 हम लोग लेफ्ट वाले को माने थे, 2 हम लोग रिडक्शन वाले को माने थे। तो M1 कहने का मतलब है 0.01 और M2 कहने का मतलब 0.0001 0.0001। चलिए अब इसी को कैलकुलेट करना है। दिस विल बी इक्वल्स टू 4 माइनस 1/2 आर टी बाई एफ एल एन, ऊपर में 100 आ जाएगा। आप लिख सकते हैं 4 माइनस 1/2 आर टी बाई एफ एल एन, ये 10 का स्क्वायर आ जाएगा। 10 का स्क्वायर ये 2 आगे आ जाएगा। दिस इज 4 माइनस 1/2 आर टी बाई एफ, 2 आगे आ गया, एल एन 10, ये 2 और 2 कट गया, तो यहां से ये वैल्यू आया हमारे पास 4 माइनस आर टी बाई एफ एल एन 10। अब थोड़ा क्वेश्चन में चलो, तो आर टी बाई एफ एल एन 10 का वैल्यू दिया हुआ है, आर टी बाई एफ एल एन 10 का वैल्यू दिया हुआ है 0.06। तो फाइनली इसका डाटा पुट कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। 0.06 उसके जगह पे लिखना है। दिस इज इक्वल्स टू 4 माइनस 0.06, so it is 3.94 वोल्ट। 3.94 वोल्ट, ये 3.94 वोल्ट है। ठीक है, ऑप्शन हम देखे थे, उस पर था एक ऑप्शन 3.94, जस्ट चलते हैं देख लेते हैं एक बार। ये 3.94 वोल्ट, ए ऑप्शन इज देयर। 3.94 वोल्ट, ए ऑप्शन इज देयर। तो समझना है, क्वेश्चन को समझना है, इस प्रोसेस को दिमाग में ले आना है। ठीक है, इस प्रोसेस को दिमाग में ले आना है। आपके पास 2 मेटल दे दिया, दोनों का कंसंट्रेशन अलग अलग है, बोला कि देखो भाई इसका ई नॉट सेल 4 वोल्ट है, ई नॉट सेल 4 वोल्ट है, तो उसके बेसिस पे कैलकुलेशन करो। वैसे हम आपको इस क्वेश्चन में एक और चीज बताना चाहेंगे। अगर आपके सामने इसी तरह का सेल रिप्रेजेंटेशन रहे, एम 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 करके ऐसे लिखा रहे, लेकिन ई नॉट सेल वहां ना दिया रहे, अगर ई नॉट सेल नहीं दिया है तो उसका एक ही लॉजिक निकलता है कि वो कंसंट्रेशन सेल है, क्योंकि कंसंट्रेशन सेल का ई नॉट सेल 0 होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में ई नॉट सेल दे दिया था, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये केवल कंसंट्रेशन सेल है। तो कंसंट्रेशन सेल का कॉन्सेप्ट इस तरह के क्वेश्चन में नहीं लगता जहां ई नॉट सेल गिवन हो, नॉन जीरो हो, वहां कंसंट्रेशन सेल का कंसेप्ट नहीं लगता। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक मेटल मानना था M1, जिसका ऑक्सीडेशन होगा, जो एनोड की तरह काम करेगा, और राइट हैंड साइड में आपको दूसरा मेटल मानना था M2, जिसका रिडक्शन होगा, जो कैथोड की तरह काम करेगा, और फिर नस्ट इक्वेशन लगा के आपके सामने कैलकुलेशन है। ठीक है, चलिए बढ़िया, थोड़ा और आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17।
लिखा है if the standard electrode potential for a cell is 2 volt at 300 Kelvin, the equilibrium constant K for the reaction. Standard electrode potential for a cell is 2 volt. The equilibrium constant K for the reaction at 300 Kelvin is. थोड़ा सा लैंग्वेज है ना, हमको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ये मेंशन है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होना चाहिए। यहाँ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि आपके पास ई नॉट सेल दिया हुआ है 2 वोल्ट और आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी का वैल्यू पूछ रहा है, बस हम ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, केसी का वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा, इस बैलेंस रिएक्शन को जब आप देख रहे हो तो क्या इस बैलेंस रिएक्शन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है वो आपको पता चल रहा है? दैट इज 2। जिंक अपने आप को जिंक +2 में कन्वर्ट कर रहा है, कॉपर +2 अपने आप को कॉपर में कन्वर्ट कर रहा है, तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रेडॉक्स में इन्वॉल्व है वो 2 है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रेडॉक्स में इन्वॉल्व है वो कितना है? 2 है। डाटा सब इस तरह से है, जो है आर का वैल्यू है, एफ का वैल्यू सब दिया है, लेकिन आंसर सब एक्सपोनेंट में दिया है। आंसर सब एक्सपोनेंट में दिया है। चलिए, क्या हम लोग ऐसा पढ़े हैं कि ईएमएफ ऑफ सेल विल बी इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट? बिल्कुल पढ़े हैं। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट बिल्कुल पढ़े हैं। अब जरा सोचिएगा, समझिएगा, कुछ एनालिसिस को ध्यान से देखिएगा। एट इक्विलिब्रियम जब मेरा कोई रेडॉक्स रिएक्शन इक्विलिब्रियम को रीच करता है तो क्या उसका ईएमएफ ऑफ सेल 0 होता है? बिल्कुल होता है। और जहां आप प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिखते हैं वो कुछ और नहीं होता, वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, केसी होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो इक्वेशन 1 आप यहां ऐसे लिखे हैं ना, इक्विलिब्रियम पे इक्वेशन 1 होगा एट इक्विलिब्रियम, इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्विलिब्रियम पे इक्वेशन 1 होगा, देखो 0 इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन के सी, आर टी बाई एन एफ एल एन के सी। इसका मतलब ये है, इसी को अब एडजस्ट करते चलना है। ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू आर टी बाई एन एफ एल एन के सी। यहीं से आप आगे लिख सकते हैं, therefore ln kc is equals to E naught cell n into f divided by r and t। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करो, थोड़ा इसको बनाओ। ई नॉट सेल 2 वोल्ट दिया हुआ है, जो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है वो भी 2 है, फैराडेज कांस्टेंट 96500 कूलम, नीचे आर का वैल्यू 8.31, टेम्परेचर 300 केल्विन, ये सब मेंशन है, देख लो अच्छे से। देखो ई नॉट सेल है 2 वोल्ट, आर है 8, अच्छा आर 8.31 नहीं लेना, 8 लेना, यहां मेंशन है। आर को 8.31 नहीं लेना, 8 लेना है। और 96500 कूलम नहीं लेना है, हमारे फैराडेज कांस्टेंट को 9600 कूलम लेना है। तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे एक 0 कर लिए और यहाँ पे 8 मान के चलेंगे। तो 2 और 2 4 से ये 8 कटा 2 टाइम्स, और 2 से
नहीं, पहले 3 से कट कर देते। 300 से 3 से ये 320 कटा और 2 से फिर ये कट गया 160 टाइम्स, बिल्कुल सही। तो मेरे पास आया है ln kc इज इक्वल्स टू 160। तो आप लिख सकते हैं ना इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में, e पे पावर 160। kc विल बी इक्वल्स टू एक्सपोनेंट पे पावर 160। तो देखिए डाटा इतने अच्छे से मैनेज किया गया है ना कि अगर कोई इसको परफेक्ट वे से सॉल्व करे तो आप आराम से बना सकेंगे। देखिए r का वैल्यू 8.31 नहीं लेना है, 8 लेना है, क्वेश्चन खुद बता रहा है 8 लेना है ताकि आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सके। फैराडेस कांस्टेंट को 96500 कूलम नहीं लेना है, 96000 कूलम लेना है। ठीक है, तो डाटा इस तरह से है कि आप आराम से इसको कैलकुलेट कर सके। ठीक है, e पे पावर 160, केसी का वैल्यू है e पे पावर 160। कौन सा आंसर? बी ऑप्शन इज देयर, बी ऑप्शन इज देयर। ठीक है, e पे पावर 160, बी ऑप्शन इज देयर। बेहतरीन।